हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और चूँकि सुबह ही निकले थे तो जब 16 किलोमीटर पे हमें नेशनल हाईवे मिला, वहाँ रुक के हमने लंच किया। दोस्तों, नेपाल ट्रिप की आगे की कहानी शुरू करने से पहले सोचा एक कप चाय बना लेते हैं और फिर बैठकर इत्मीनान से बातें करते हैं टीवी अमित में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल ड्रिफ्टर अमित श्रीवास्तव पर। तो जैसा कि हम लोग बातें कर रहे थे नेपाल ट्रिप के बारे में, जब हम नेशनल हाईवे पर पहुंचे तो वहां पे रुककर हमने लंच किया। वहां हम लोग तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक थे और लंच करने के बाद फिर हम नेशनल हाईवे से होते हुए बुटवल के लिए निकल गए। बुटवल के रास्ते पर नेशनल हाईवे बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे अपने इंडिया में प्लेन्स में होते हैं रोड्स हाईवेज, वैसे ही था। उतने अच्छे हाईवे नहीं थे, इंडिया जितने अच्छे हाईवे नहीं थे, फिर भी इट वाज ओके। और कुछ बहुत ख़ास नहीं था नेशनल हाईवे पर। जब हम लोग चल रहे थे तो हमें एक गेट मिला जो वहाँ से हमें लुम्बिनी ले जाता। लुम्बिनी वहाँ से उस गेट से 28 किलोमीटर अप्रॉक्स 28 किलोमीटर था, लेकिन हम लोगों ने बुटवल की तरफ ही आगे बढ़ने के लिए सोचा। बहुत नॉर्मल से रास्ते थे जैसे अपने इंडिया में होते हैं। आगे जाके हाईवे जो है थोड़ा सा पहले से सकरा भी हो जाता है, जो जंगलों से होते हुए गुजरता है। अगल बगल जंगल थे, बहुत घने जंगल भी नहीं थे, लेकिन छोटा मोटा जंगल कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा था। मतलब अप्रॉक्स मुझे लगता है 10-15 किलोमीटर तक जंगल था। और फिर वो जंगल क्रॉस करने के बाद जब हम लोग बुटवल से 15 किलोमीटर पहले पहुँचे तो वहाँ पे हमें पहली बार पहाड़ दिखा। पास में ही नहीं था पहाड़, थोड़ा दूर था, लेकिन पहली बार वहाँ से हम लोगों को क्लियरली पहाड़ विजिबल हुए। फिर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद मुझे लगता है बुटवल से 10 किलोमीटर पहले हमें एक लेफ़्ट साइड में पार्क मिला। पार्क काफ़ी अच्छा था, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, गार्जियन और कुछ बड़े लोग भी वहाँ बैठकर रेस्ट ले रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा हमें भी। तो हम लोग भी वहाँ रुक गए और थोड़ा फ़ोटो सेशन वगैरह किया और फिर उसके बाद से थोड़ा रुक के कुछ लोगों से बातचीत करके और फिर हम लोग आगे बढ़े। लोग वहाँ पे क्यूरियस थे, वो लोग जानना चाहते थे कि हम लोग कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो फिर हम लोग वहाँ से थोड़ी देर रुक के फिर हम लोग वहाँ से निकल गए बुटवल की तरफ। बुटवल हम लोग पहुँचे करीब शाम के 5:30 बजे के आसपास। हल्का फुल्का अंधेरा होने लगा था, मुझे लगता है सनसेट हो चुका था। फिर हम लोगों ने एक लेफ़्ट टर्न हम लोगों को मिला बुटवल सर्कल से। हम लोगों ने वो टर्न लिया सिम कार्ड लेने के लिए, नेपाल का सिम कार्ड लेने के लिए। और जैसे हम लोगों ने राइट टर्न लिया जैसे ही हम लोगों ने, तो वहाँ पे हमें एक मोबाइल शॉप मिल गया जहाँ से हम लोग रुक के एनसेल कंपनी का वहाँ से हम लोगों ने सिम लिया। 100 नेपाली रुपीज़ का सिम था। हमें अपना आधार कार्ड देना पड़ा और थंब इम्प्रेशन देना पड़ा। मोबाइल में ही उन्होंने थंब इम्प्रेशन लिया। वहाँ पे ऐसे थंब इम्प्रेशन देते हैं, दोनों थंब का इम्प्रेशन वो लोग लेते हैं मोबाइल पर ही और उसकी फ़ोटो निकाल लेते हैं। और फ़ोटो निकालने के बाद कुछ ही देर में सिम एक्टिवेट हो जाता है। अपने वहाँ जैसे वो थंब लगाते हैं वैसा सिस्टम नहीं है वहाँ पे मोबाइल से ही फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं दोनों थंब का और इस तरीके से वहाँ पे सिम एक्टिवेट होता है। और नेपाली करेंसी चलाने में वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। एक्चुअली मैं आप लोगों का ध्यान इस ओर भी लाना चाहूँगा कि जब आप नेपाल जाएं तो कुछ करेंसी नेपाली आप अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि
पहले के जैसा फ्लो इंडियन करेंसी का अब नहीं है। बहुत सारे लोग दिक्कत करते हैं, बहुत सारे लोग परेशान करते हैं कि इंडियन करेंसी अभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरा एक्सपीरियंस हुआ पेट्रोल टैंक पे, तो बिल्कुल आपको कुछ ही पेट्रोल बंक मिलेंगे जहाँ पे आपको इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द पेट्रोल पंप इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इंडियन करेंसी। दूसरा, कुछ होटल मेन सिटी में या अच्छे प्लेसेस पे नहीं, लेकिन जब आप कहीं छोटी जगह पे, जैसे हम लोग को वॉलिंग में एक जगह दिक्कत हुआ, होटल के ओनर ने बोला कि हम इंडियन करेंसी नहीं लेंगे, नेपाली करेंसी अगर आपके पास है तो ही हम आपको एकोमोडेशन दे सकते हैं। दूसरा चीज़, हालांकि बाद में वो तैयार हो गई थी, पहले तो उन्होंने बोला ऐसा, फिर हम लोग जाने लगे, फिर उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है आप दे दीजिए, लेकिन 1.5 कन्वर्ज़न रेट ही हम दे पाएंगे, मतलब 100 इंडियन रुपीज़ का 150। हम लोग रेडी नहीं हुए, हम लोग जब वापस जाने लगे तो एट लास्ट उन्होंने बोला ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, आप रुक जाइए। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आएंगी, आजकल आ रही हैं नेपाल में। तो आप लोग सफिशिएंट नेपाली करेंसी आप लोग अपने पास ज़रूर रखिए। तो दोस्तों, सिम लेने के बाद हम लोग होटल ढूंढने लगे। होटल हम लोगों को आसानी से मिल गया, बहुत नॉर्मल सा होटल था, 300 इंडियन करेंसी का था। कितना नेपाली करेंसी में था वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो 350 इंडियन करेंसी में हम लोगों को होटल मिल गया। बहुत नॉर्मल सा होटल था, एक छोटा सा रूम था, उस पर 2 सिंगल बेड अलग अलग लगे हुए थे और टॉयलेट जो था वो सेपरेट था। जून के महीने में वहाँ थोड़ी गर्मी पड़ती है, इसलिए रूम में जो है थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, सफोकेशन हो रहा था। बहुत अच्छा रूम नहीं था, लेकिन फर्स्ट स्टॉप था तो हम लोगों ने ज़्यादा ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। और चूँकि सुबह से ही निकले हुए थे हम लोग और 5 बज गया था, तो थोड़ा हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी रुक जाते हैं, फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ होटल में रुक गए। होटल में रुकने के बाद फिर थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट लिया और फिर उसके बाद से हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जब हम लोग निकले तो थोड़ा अंधेरा हो चुका था, इसलिए सोचा थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं। तो जिस होटल में हम रुके थे उसी होटल में हमने एक मोमोज़ ऑर्डर किया, 1 प्लेट, और मैंने एक चाय पिया और बेटे ने कोल्ड ड्रिंक पिया। तो अच्छा, दूसरा चीज़ मैं आप लोगों का ये भी आप लोगों को नोटिस कराना चाहूँगा कि जो हमारे माइंड में चलता रहता है कि वहाँ की करेंसी बहुत सस्ती है और हमारे 100 इंडियन रुपीज़ का वहाँ पे 160 रुपीज़ हो जाता है, तो चीज़ें सस्ती होंगी, बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट। ऐसा नहीं है, चीज़ें वहाँ पे महंगी हैं, उनके करेंसी के हिसाब से चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया में वो चीज़ें ज़्यादा सस्ती हैं कंपेयर टू नेपाल। और जब आप पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ पे और भी कॉस्टली हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मल जहाँ हम लोग बुटवल में रुके थे, चूँकि अभी बहुत ऊंचाई पर हम लोग नहीं थे, पहाड़ी एरिया नहीं था, नॉर्मल प्लेन जैसा ही एरिया था, तो वहाँ पे हम लोगों को 25 रुपीज़ में नॉर्मल शॉप पे चाय मिल रहा था। लेकिन जब हम पहाड़ों पे गए तो हमें 50 रुपीज़ का चाय मिला, 50 नेपाली रुपीज़ का चाय मिला। तो इस तरीके से सारे चीज़ों का दाम जो है, प्राइस बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पहाड़ों की तरफ। तो उस हिसाब से आप लोग अपना बजट तैयार करके चलिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस चक्कर में कि वहाँ की करेंसी सस्ती है और हमारे 100 रुपीज़ का वहाँ 160 हो जाता है तो चीज़ें सस्ती होंगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और खाना पीना भी नॉर्मल होटल पे, अगर आप नॉर्मल फूड, नेपाली फूड जो थाली सिस्टम वहाँ पे चलता है, तो 2 तरह की थाली होती है। एक नॉर्मल थाली होती है, वो आपको 250 नेपाली रुपीज़ में मिलेगा। और अगर आप थोड़ा अच्छा, एक थकाली कहते हैं उसको, थकाली, अगर आप वो लेते हैं तो वो आपको और कॉस्टली पड़ेगा, अप्रॉक्स 400 से 450 जाएगा नॉर्मल
प्लेन जगहों पे मैं बता रहा हूँ। अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे और अंदर जाएंगे, काठमांडू के तक जाएंगे, तो फिर आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें और कॉस्टली होती जाएंगी। मतलब 500 नेपाली करेंसी में भी हमने सेम थाली खाया है। तो इस तरीके से आप लोग अपना बजट बना के चलिएगा। तो जब हम मोमोज़ वगैरह खा के स्नैक्स शाम का करके फिर हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकले, तब तक अंधेरा हो चुका था। फिर भी हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा घूम के आते हैं। फिर हम लोग गए और वहाँ पे एक ब्रिज था और एक रिवर था। रिवर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसका भी नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा स्क्रीन पे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ये व्लॉग में आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा दोस्तों, मुझे पता है, क्योंकि मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। मेरे पास एक्सेसरीज शॉर्ट थे और कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं था। बट अभी मैंने सारे एक्सेसरीज़ भी मंगा लिए हैं और कॉन्फिडेंस लेवल पे भी मैं धीरे धीरे वर्कआउट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ट्रिप पे मैं ज़रूर व्लॉग बना पाऊँगा। तो आगे से चीज़ें आपको बहुत अच्छी तो नहीं लगेंगी, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, लेकिन फिर भी अप टू मार्क होगा और इस ट्रिप व्लॉग से काफ़ी बेहतर होगा। तो इसको उतना माइंड मत करिएगा दोस्तों। मेन बेसिक है कि आप लोगों तक मैं वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊँ जो करंट ईयर में नेपाल जाने के लिए आपको चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग गए, नदी ब्रिज पे हम लोग होके आए। वहाँ हमने 1-2 मंदिर देखा। तो फिर हम लोगों ने उसको सुबह के लिए पोस्टपोन कर दिया कि हम इन सब जगहों पे सुबह में जाएंगे। तो इस तरीके से फिर हम लोग वापस आ गए होटल। फिर हम लोगों ने 1-2 घंटे आराम किया और फिर करीब 9-9:30 बजे होटल ओनर का फ़ोन आया कि अगर आपको डिनर करना है तो आ जाइए, डिनर कर लीजिए, क्योंकि होटल बंद हो जाएगा। एक्चुअली नेपाल में एक चीज़ मैंने और नोटिस किया कि वहाँ पे 8 बजे से ही सारे शॉप्स, मार्केट्स क्लोज़ होने शुरू हो जाते हैं। मैं क्लब्स वगैरह की बात नहीं करता, नाइट लाइफ की बात नहीं करता, बट नॉर्मल जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, होटल है या अदर इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो सारे 8 बजे से धीरे धीरे क्लोज़ होने शुरू हो जाते हैं। जब मैं आगे एक जगह पे वॉलिंग नाम की जगह थी, वहाँ पे जब हम रुके तो हमने इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि आखिर इतनी जल्दी यहाँ पे शॉप्स क्यों क्लोज़ हो जाते हैं। 7:30 बजे से ही वहाँ पे क्लोज़ होना शुरू हो जाता है, 8 बजे से ही क्लोज़ होना शुरू हो जाता है। तो मुझे होटल की ओनर ने बताया था कि यहाँ पे लोग आसपास के पहाड़ों से आते हैं अपना दुकान खोलने के लिए या सारे काम के लिए। तो ज़्यादा अंधेरा होने से पहले ही वो वापस घर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जंगल के रास्ते उन्हें जाना होता है और भी रीज़न है, और पहाड़ का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, इसलिए वो लोग थोड़ा जल्दी शॉप क्लोज़ करके चले जाते हैं। तो होटल ओनर ने जैसे ही फ़ोन किया, हम लोग नीचे गए और हम लोगों ने डिनर किया और डिनर करके फिर वापस आके रूम में सो गए। सुबह हम थोड़ा जल्दी उठे क्योंकि हमें मंदिर भी जाना था, हमें नदी को भी एक्सप्लोर करना था, मार्केट भी देखना था, क्योंकि 12 बजे तक हमें रूम छोड़ना था। इसलिए हम थोड़ा जल्दी उठे और जल्दी नहा धो के फ्रेश होके हम लोग बाहर निकल गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने नदी का रास्ता पता किया, जो अंदर ही अंदर मोहल्ले से होते हुए नदी तक जाता था। तो हम लोग सबसे पहले वहाँ गए और हम लोगों ने, नदी में पानी कम था क्योंकि जून का महीना था और बारिश अभी तक वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने वहाँ थोड़े फ़ोटो वगैरह लिए, फ़ोटो वगैरह लेके थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे, नदी का हमने आनंद लिया और फिर उसके बाद हम लोग वापस आए। मार्केट में हम लोगों ने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके थोड़ा मार्केट गए। मार्केट हमने एक्सप्लोर किया, थोड़ी बहुत हमने परचेजिंग की, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और फिर वापस होटल आए। 1 घंटे तकरीबन हम लोगों ने आराम किया और फिर हम लोग आगे के लिए निकल गए, जो कि अगला स्टॉपेज हम लोग का होने वाला है वॉलिंग, और जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगला हॉल्ट हम लोग का होगा वॉलिंग में, जो कि पहाड़ के रास्ते से हम लोग पाल्पा रोड होते हुए जाएंगे, जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में अब तक बुटवल का सफ़र यहीं तक था, और जो हम लोगों ने किया आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा, और थोड़ी बहुत हम लोगों ने जो फ़ोटो वगैरह लिए वो आप सारे आप
यहाँ देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।